हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2020 का सॉल्वेट पेपर। इससे पहले हमने 2021 का पेपर आपको सॉल्व करा दिया है, जो कि सामान्य ज्ञान का पेपर है। इसी तरह हम नेक्स्ट सीरीज़ भी आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था। जो भारत में सर्व शिक्षा अभियान था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2001 में। ठीक है, कब हुई थी? तो 2000 से 2001 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी सर्व शिक्षा अभियान की। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि कमांड कंट्रोल बी का प्रयोग है। जो कमांड कंट्रोल बी होती है, इसका क्या प्रयोग किया जाता है? पोस्ट करना होता है, पेस्ट करना, या फिर हटाना या अलग करना। तो कंट्रोल बी का काम होता है पेस्ट करना। क्या होता है फ्रेंड्स? पेस्ट करना होता है कंट्रोल बी का काम। ठीक है, ये कंप्यूटर की कीबोर्ड में होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और ये टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति होते हैं, इन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, इसे भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति के कार्यकाल का उपबंध है, अनुच्छेद 56 में कहा गया है। ठीक है, इसका वर्णन 56 में मिलता है। और जो शपथ संबंधी है, ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो शपथ जो है अनुच्छेद 60 से रिलेटेड है। किससे? तो 60 से। और फ्रेंड, जिस समय राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, अगर उस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, वह कौन दिलाता है? तो ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष जो है वह राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करता है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है। जो मौलिक अधिकार है हमारे, ये किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है, कौन से भाग में है, यही आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2020 का सॉल्वेट पेपर है। यही सब क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे सामान्य ज्ञान से। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, पता नहीं कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सभी सेट्स का वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ये भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये भाग 3 द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। स्टार्टिंग में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वे 7 दिए गए थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि 44वें संवैधानिक संशोधन हुआ। कब हुआ था? तो वह हुआ था 1978 में, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, इसे समाप्त कर दिया गया और 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़ दिया गया। और अतः भारतीय नागरिक जो थे, इनको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में उन 6 मौलिक कर्तव्यों का नाम पूछ लिया था, कौन कौन से हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य 6 कौन से हैं। तो पहला हमारा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो वह है समानता का अधिकार। कौन सा है? तो समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। और दूसरा कौन सा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। ये 19 से 22 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, और तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसका वर्णन हमें मिलता है 23-24 में। किस में मिलता है? तो 23-24 में। चौथे नंबर पे आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस में है? तो ये 25 से 28 में है। और फिर 5वां है हमारा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 से 30 में है। और छठा जो हमारा मौलिक अधिकार है, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो
तो फ्रेंड्स ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, परम 8000। कौन सा था? तो परम 8000 था। ठीक है, ये भारत का पहला 1 गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर था। इसका विकास कब हुआ था, किस वर्ष में? तो 1991 में। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, प्रगत संगणन विकास केंद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जो कंप्यूटर होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग। और फ्रेंड जो सुपर कंप्यूटर होता है ये बहुत ही विशेष कंप्यूटर होते हैं जो कि बड़ी बड़ी गणनाएं बहुत तेजी के साथ करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिनक्स क्या है। जो लिनक्स है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है हमारा ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? तो किसी भी कंप्यूटर या मशीन को जब चालू किया जाता है, चालू करने पर जो सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये स्वयं कंप्यूटर मेमोरी में लोड होने के बाद कंप्यूटर में उपलब्ध सूचनाओं तथा डेटाओं के आधार पर मैनेज कर आगे इनको निर्देश देता है। ठीक है, इस बात को आप लोग भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है। जो भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल है उनका नाम बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो उस समय इसका राइट आंसर था जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, 2020 में जो वर्तमान सेना प्रमुख जनरल थे वे कौन थे? तो मनोज मुकुंद नरवणे। लेकिन 30 अप्रैल 2022 को कौन बने? तो मनोज पांडे बन गए। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 30 अप्रैल 2022 को मनोज पांडे बन गए हैं वर्तमान सेना प्रमुख जनरल। अगर अब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मनोज पांडे का नाम याद रखेंगे। 2020 में पूछा गया था, उस समय जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया। जो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था थी इसे समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। ठीक है, बंगाल के फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, और इस पद पर 1772 से 1785 ईस्वी तक वह रहा। कब तक? तो 1772 से 1785 ईस्वी तक वह इस पद पर रहा था। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो वह सम्मान किसे दिया गया था? राइट आंसर होगा प्रीतम चक्रवर्ती को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है। जो इग्नू है इसके डिजिटल कोर्स का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई ज्ञान कोश। क्या है? ई ज्ञान कोश। ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है। 4 नाम दिए गए, इनमें से आपको वह नाम बताना है जो महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं रखती है, इनका संबंध क्रिकेट खेल से नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ठीक है, और मिताली राज जो है ये कौन है? तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। ये 2020 की बात है। ठीक है, 2020 में मिताली राज जो थी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी, और जो झूलन गोस्वामी व हरमनप्रीत कौर है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। लेकिन जो दीपिका कुमारी है ये भारत की प्रसिद्ध तीरंदाज हैं। कौन है? तो ये तीरंदाज है, ना कि क्रिकेटर। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने फ्रेंड्स 31 मई 2015 को तुर्की के अतल्या में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2015 में कांस्य पदक भी जीता था। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है। जो डोंगरी भाषा है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डोंगरी भाषा जो है केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, यहाँ बोली जाने वाली एक भाषा है जिसे वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कब? तो 2003 में 52वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें इसे 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देखिएगा, अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। जो अफ्रीकी भाषा का प्रयोग ये कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीकी भाषा का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका दोनों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसे कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2005 में आया था। और पारित कब हुआ था? तो 2006 में इसे पारित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसे आप लोग याद रखेंगे, जिसे नरेगा कहते हैं। ठीक है, ये 2005 की अधिसूचना कब आई थी? तो 7 दिसंबर 2005 को जारी की गई थी। कब? तो 7 दिसंबर को, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। और बाद में वर्ष 2006 में इसे पारित किया गया था। और फ्रेंड्स, इस अधिनियम को 2 फरवरी 2006 से पहले चरण में 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था। और फ्रेंड्स, 2010 में इसे नरेगा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि मनरेगा रख दिया गया। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ये कब रखा गया? तो 2010 में रखा गया था। ठीक है, नरेगा से मनरेगा कब हुआ? तो 2010 में हुआ। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर ऋषि कुमार सेनापति। ठीक है, इसमें ऋषि केस लिखा है, ऋषि कुमार सेनापति होंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो कि प्रेजेंट टाइम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा कि एडिस्टा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था एडिस्टा? तो ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2004 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। कब लॉन्च किया गया? तो सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, GS83 को एडिस्टा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो GS83 को हम लोग एडिस्टा के नाम से जानते हैं, जिसे 20 सितंबर 2004 को श्री हरिकोटा से GSLV FO1 प्रमोचक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और जो एडिस्टा है ये है क्या? तो ये पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है। क्या है? तो जो एडिस्टा है ये एक प्रकार का शिक्षा उपग्रह है, जो कि पूरे संपूर्ण भारत में शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए उपग्रह आधारित दोतरफा संचार उपलब्ध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? तो राइट आंसर होगा अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अग्नाशय जो है ये एक प्रकार की संयुक्त ग्रंथि है, जो कि अंतरास्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? जो भारतीय संविधान द्वारा भाषाओं को मान्यता मिली है वह 22 भाषाओं को मिली है। कितनी भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को मिली है। फ्रेंड्स, हम आपको 22 भाषाओं के नाम बता दें, वे भाषाएं कौन कौन सी हैं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अब आपको वह 22 भाषाएं बता दें कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो वह है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ठीक है, इन 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में संविधान की मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। फ्रेंड्स देखिएगा, ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो इसलिए आप लोग एग्जाम देने से पहले सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के जाएं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, मैंने भी तैयारी की, मैंने 300 प्लस का स्कोर हासिल किया है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो आप लोग ये सारी वीडियो देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट देखिएगा कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो देवधर ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, देवधर ट्रॉफी जो है ये श्रेणी का घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो प्रोफेसर DV देवधर के नाम पर इसका नाम रखा गया, देवधर ट्रॉफी। ठीक है, और वर्ष 1973-74 से इसकी शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, इस ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? तो वह शुरुआत हुई थी 1973-74 से। और इस
खिताब को अभी तक सर्वाधिक बार उत्तरी क्षेत्र ने जीता है। किस क्षेत्र ने? तो उत्तरी क्षेत्र ने। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? तो जो रक्त समूह कौन सा होता है जो सार्वभौमिक दाता होता है, तो वह होता है ओ पॉजिटिव। कौन सा? तो ओ पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो रुधिर वर्ग के विषयों में जानकारी दी थी, ये सबसे पहले किसने दी थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने दी थी। ठीक है, इन्होंने 1902 में इसकी खोज की थी। कब खोज की थी? तो 1902 में इसकी खोज की थी। और इन्होंने रुधिर को इसकी एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में? तो इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, या इसे कह सकते हैं कि दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष 9.46 मल्टीप्लाई 10-15 मीटर। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ये इसका सूत्र होता है एक प्रकाश वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो वह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ये 1926 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। इस पद की शपथ इन्होंने कब ली थी? तो 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक ही रहे थे। इनका कार्यकाल 10 साल तक रहा था। ठीक है, इसके बाद ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर भी इन्होंने ये कार्य किया है और ये 13 मई 1967 तक रहे थे। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा की पुस्तक के लेखक है गुन्नार मिर्डाल। कौन है? गुन्नार मिर्डाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा कि एगमार्क का अर्थ क्या है? जो एगमार्क होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। जो खाद्य पदार्थ होते हैं इन पे एक प्रमाण चिन्ह लगा होता है, उस पे लिखा होता है एगमार्क। ठीक है, एगमार्क एक वही चिन्ह है। ठीक है, जिसे नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो वह भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की। गुजरात की जो तटीय रेखा है ये सबसे लंबी है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय विस्तार इसका कितना है? तो वह है 6300 किलोमीटर। कितना है? 6300 किलोमीटर है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि पंडिचेरी एक कॉलोनी थी। किसकी कॉलोनी थी पंडिचेरी एक? तो वह फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी। किसकी? तो फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी पहले पंडिचेरी। ठीक है, वर्तमान में इसे हम लोग पुदुचेरी के नाम से जानते हैं और लगभग इसमें 138 वर्ष तक फ्रांसीसी शासन के अधीन रही थी ये। कितने? तो 138 वर्षों तक इस पे फ्रांसीसियों ने शासन किया था। नेक्स्ट है कि सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? तो जो सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी कांग्रेस के बीच जो विभाजन हुआ था ये वर्ष 1907 में हुआ था। कब हुआ था? तो वर्ष 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। जो नरमपंथी थे इसमें कौन थे? तो राम बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन जो गरमपंथी थे लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसीलिए राम बिहारी बोस अध्यक्ष बनने में सफल रहे। इस अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? तो 1906 में इसमें पास करवाए गए 4 प्रस्ताव। कौन कौन से प्रस्ताव पास कराए गए थे? तो स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन। इसको लेकर विवाद गहरा हो गया था और इसी प्रकार ये 2 दलों में बट गया था, गरमपंथी व नरमपंथी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो जो भारत की राजधानी थी ये कोलकाता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1912 में। कहीं कहीं 11 दिया गया होता है, अगर ऑप्शन में 11 है तो आप 11 लगाइएगा, अगर 12 दिया है तो सबसे पहले आप 12 लगाइएगा। ठीक है, जो तत्कालीन वायसराय था उस समय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब
तो राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली बनी, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग था। इसने 1911 में इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत में बुलाया था, ठीक है। उनके स्वागत है तो इसने दिल्ली में एक भव्य दरबार का भी आयोजन किया था। इसी दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन को रद्द करने का फैसला कब लिया गया? तो 1911 में लिया गया था, ठीक है। और 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया गया था। कब? तो 1 अप्रैल 1912 को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है? तो भारत का कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है जिसे ग्रीन जज के नाम से जानते हैं? तो वह है कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा, ठीक है। कुलदीप सिंह को 18 दिसंबर 1988 से 31 दिसंबर 1996 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहे। कब से कब तक? तो 1988 से 1996 तक ये इस पद पर रहे हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे और उन्हें ही ग्रीन जज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ग्रीन जज क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, इन्होंने ताजमहल स्मारक क्षेत्र को प्रदूषण से बचाने के लिए 1996 में यानी कि 1996 में एक फैसला सुनाया था जिससे ताजमहल व उसके आसपास के क्षेत्रों में संचालित उद्योगों में कोयले का उपयोग पर प्रतिबंध लग गया था। इसीलिए इनको ग्रीन जज की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? जो हमारा भारतीय संविधान है इसे कब अपनाया गया? तो आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब? तो 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया। भारतीय संविधान को तैयार करने में समय कितना लगा फ्रेंड्स? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और जो भारतीय संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और इसी दिन इसे अपनाया गया था। वहीं भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उस समय भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? तो उस समय 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। कितने? तो 395 और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और फ्रेंड्स भाई वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितना है? तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? तो 12 अनुसूचियां हैं। ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये 2020 का एग्जाम पेपर है, उस समय ये करंट का क्वेश्चन था। माई कंट्री माई लाइफ, इसके लेखक कौन थे? तो वह थे लाल कृष्ण आडवाणी। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। और इस पुस्तक के लेखक जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी। और ये पुस्तक मार्च 2008 में प्रकाशित हुई। कब? तो मार्च 2008 में प्रकाशित हुई थी। ये भी प्रकाशित वर्ष भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो लाल कृष्ण आडवाणी थे ये वर्ष 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री तथा वर्ष 1977 से 1979 तक केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? तो वह कौन थी? वह थी कंचन चौधरी। कौन थी? कंचन चौधरी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो थी ये 1973 बैच की आईपीएस अधिकारी थी। कौन से बैच की? तो 1973 बैच की ये आईपीएस अधिकारी थी, ठीक है। जो भारत की दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी थी वे वर्ष 2004 से 2007 तक उत्तराखंड की पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी रही थी, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। और जो भारत में पहली महिला पुलिस निरीक्षक बनी थी वे कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? जो भारत है ये कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? तो ये 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। और इसे इस्तेमाल किया जाने वाला ये 6 अंकों का कोड है। कितने अंकों का? तो 6 अंकों का कोड है पिन कोड। इसकी शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और वर्तमान में जो भारत में है 9 पिन कोड है, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने थे? तो 6। वर्तमान में कितने हैं? तो 9 है।
नेक्स्ट देखिएगा कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। जो रेड क्रॉस है इसकी स्थापना किसने की थी, तो हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। किसने, तो हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार कब हुआ था, तो 1901 से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता हेनरी ड्यूरेंट ने वर्ष 1863 में की थी। और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय कहाँ है, अक्सर मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ये ओजोन परत संरक्षण से है। ठीक है, ये ओजोन परत संरक्षण के कार्य में आता है। नेक्स्ट देखिएगा कि सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो फ्रेंड्स जो सिस्मोलॉजी है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूकंप का। किसका, तो भूकंप का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पृथ्वी में होने वाले कंपन होते हैं, भूकंप के कारणों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ ही इससे मनुष्य को होने वाली हानि के अतिरिक्त जान माल और पर्यावरण को होने वाली हानि का भी अध्ययन इसी के द्वारा कर लिया जाता है। और फ्रेंड जो सिस्मोलॉजी है इसके अंतर्गत भूकंप से बचाव कैसे किया जाए और किस प्रकार से भूकंप रोधी भवन बनाया जाए, इसका भी अध्ययन इसी के द्वारा किया जाता है। तो सभी बातें आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, तो जो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी वह कौन थी, मीरा कुमार। कौन थी, मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, जो इस पद पर कब आसीन हुई थी, तो 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रही थी। और वहीं जो सुमित्रा महाजन है ये लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर थी। ये कब से कब तक रही, तो ये 6 जून 2014 से 17 जून 2019 तक इस पद पर रही थी। नेक्स्ट होगा कि टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है, जो टोबा टेक सिंह है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सदन हसन मिंटो। कौन है, सदन हसन मिंटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, हसन मिंटो द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध लघु कथा है ये। टोबा टैग सिंह जो है ये एक प्रसिद्ध लघु कथा है। ये प्रकाशित कब हुई, तो ये 1955 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या है। जो गुमास्ता है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया, ये क्या था, तो ये एक प्रकार का प्रतिनिधि था। क्या था, प्रतिनिधि। फर्स्ट प्रतिनिधि क्या होता है, तो जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते हैं उसे प्रतिनिधि कहते हैं, उन्हें ही गुमास्ता भी कहा गया है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी। जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ग्रहण की थी तो किस दिन की थी, किस तारीख को, यही क्वेश्चन में पूछा गया था 2020 के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 मई 2014 को। पहली बार इन्होंने शपथ ग्रहण कब की, तो 26 मई 2014 को की थी। ठीक है, और जो नरेंद्र मोदी है ये भारत के कौन से नंबर के, तो ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और वही भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति थे उस समय कौन थे, तो वह थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। और फ्रेंड्स इन्होंने दूसरी बार शपथ कब ग्रहण की, तो इन्होंने दूसरी बार जो शपथ ग्रहण की है वह की है 30 मई 2019 को। आप लोग दोनों डेट याद रखिएगा। पिछली बार पहली बार पूछा गया था, अब की पूछा जा सकता है कि दूसरी बार शपथ ग्रहण कब की, तो आप लोग दोनों बातें याद रखिएगा। इन्होंने पहली बार जो शपथ ग्रहण की थी वह 26 मई 2014 को और दूसरी बार ग्रहण की वह 30 मई 2019 को की थी। ठीक है, दोनों बातें याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किस समर्थन में था। तो जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह था 1918 में, ये किसानों के समर्थन में था। किसके समर्थन में, किसानों के समर्थन में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, ये गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने वर्ष 1918 में सरकार के विरुद्ध बढ़ती हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था, जिसे हम लोग खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि बजट वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत में जो दुग्ध उत्पादन है इसको दोगुना करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया था। तो दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का जो लक्ष्य है ये 2025 तक रखा गया था। कब तक, तो 2025 तक। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा।
नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है यकृत। कौन सी है फ्रेंड्स, तो यकृत है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, यकृत जो है ये भूरे लाल रंग की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किस रंग की, तो भूरे लाल रंग की, जो उदर के ऊपर मध्य पट के नीचे पसलियों के पास स्थित होती है। और फ्रेंड जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है इसके यकृत का भार कितना होता है, तो 1.3 किलोग्राम इसके शरीर का भार होता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति का। और यकृत जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है। जो फिरोज शाह कोटला मैदान है इसका नया नाम किसके नाम पर रखा गया, तो वह रखा गया अरुण जेटली स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है, तो अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। ठीक है, कब रखा गया, तो ये 27 अगस्त 2019 को रखा गया था। ठीक है, कब, तो 27 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट देखिएगा आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो जो आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को जानते हैं हम लोग, ये पोंगल या संक्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। ठीक है, पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार होता है। ये प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं 14 जनवरी का दिन जो है ये उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, लेकिन गुजरात तथा महाराष्ट्र में इस पर्व को क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। और जबकि यही दिन आंध्र प्रदेश, केरल तथा कर्नाटक में पोंगल या संक्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता था फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा। तो वे जीता था नोवाक जोकोविच ने। किसने, तो नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। जो नोवाक जोकोविच है ये टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का आयोजन 20 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक मेलबर्न में किया गया था। ठीक है, इस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जो है ये नोवाक जोकोविच ने डोमिनिक थियम जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्हें हराकर ये खिताब जो था वह जीता था। और ये कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब था, तो ये 17वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। कौन से नंबर का, तो 17वां। ठीक है, ये सभी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो वह है अप्सरा। कौन सा है फ्रेंड्स, अप्सरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वह है नाभिकीय संलयन। वैसे तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा, नाभिकीय संलयन। सूर्य जो है ये हाइड्रोजन गैस का एक विशाल ढेर है और फ्रेंड्स इसमें अत्यधिक उच्च ताप होता है। सूर्य को एक बड़ी ताप नाभिकीय भट्टी माना जा सकता है, जहाँ की हाइड्रोजन परमाणु यानी कि हीलियम परमाणु में निरंतर संलयित होते रहते हैं। इस संलयन अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान की हानि होती रहती है और ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश का पानी संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, फिर से 2020 ये क्वेश्चन 20 में भी पूछा गया था और 21 में भी रिपीट किया गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो इसलिए सभी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। तो ये थे फ्रेंड्स 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2020 के एग्जाम बीएड एग्जाम में पूछे गए थे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है, नेक्स्ट वीडियो कल शाम 6 बजे आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसी तरह हम आपके लिए 25 या 26 सेट्स लेके आएंगे और सभी सब्जेक्ट के सेट कराएंगे हम आपको। कम से कम तो 25 सॉल्वेड पेपर लाएंगे 25 वर्षों तक के। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय।